हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो क्लास में। और ये हमारा जो हमने सेकंड चैप्टर हम जो अध्ययन कर रहे थे समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, उसका ये सेकंड पार्ट है और एक पार्ट और आने वाला है। तो पहले हम इस सेकंड पार्ट को समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो क्लास। पिछले वीडियो क्लास में हमने वस्तु जैसे अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, निवेश जैसे माल सूची निवेश, स्थिर निवेश आदि के बारे में अध्ययन किया था। तो जो हमारा आज का जो पहला पॉइंट है वो है सकल निवेश यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सकल निवेश क्या होता है? एक लेखा वर्ष के अंत में स्थिर परिसंपत्तियां अथवा माल सूची स्टॉक में परिवर्तन के लिए जो निवेश किया जाता है यानी जो खर्च किया जाता है उसे हम सकल निवेश कहते हैं यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये सकल निवेश होता है क्या है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास स्थिर परिसंपत्तियां क्या क्या होती है। स्थिर परिसंपत्तियां का मतलब होता है कि जैसे ऐसे संसाधन जो स्थिर हो यानी जिनमें बार बार परिवर्तन हम नहीं कर सकते, जैसे मशीन हो गया, जैसे हमारी पूंजी हो गई, है ना, जैसे हमारा प्लांट हो गया, ये हमारी स्थिर परिसंपत्ति होती है ना। तो जो स्थिर परिसंपत्ति और जो माल सूची स्टॉक होता है यानी जो रेगुलर चेंज करते रहते हैं, जैसे कच्चा माल हो गया, मजदूर हो गया या इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर हो गया, तो ये माल सूची स्टॉक है। तो जब हम स्थिर परिसंपत्ति और माल सूची स्टॉक दोनों में परिवर्तन करते हैं या एक में परिवर्तन करके अपने निवेश को बढ़ाते हैं ना, उसे हम सकल निवेश कहते हैं। इस तरह देखा जाए तो इसमें दो प्रकार के निवेश शामिल होते हैं। एक होता है स्थिर परिसंपत्तियों में निवेश, दूसरा होता है माल सूची में निवेश। स्थिर परिसंपत्ति आप समझ गए होंगे, ऐसे चीज़ों में निवेश करना जो एक बार निवेश कर दे तो बार बार हमें उसमें निवेश न करना पड़े, जैसे हो गया प्लांट, मशीन, है ना। और माल सूची स्टॉक आप जानते होंगे जो हम रेगुलर बेस पे चेंज करते हैं, जिसमें हम रेगुलर बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कच्चा माल ये हम रेगुलर चेंज करते रहते हैं। कच्चा माल के अलावा मजदूर हो गया, हमारे पास जो शक्ति होती है ऊर्जा उत्पादन के लिए, वो सारी शक्तियाँ होगी, तो ये माल सूची स्टॉक होता है। तो जब इन दोनों में निवेश करते हैं ना, या इन दोनों में से किसी एक में भी निवेश करेंगे तो उसे सकल निवेश कहा जाएगा। इस तरह सकल निवेश में आपको समझा दिया था मैंने, दो चीज़ें शामिल होती है। एक होता है एक लेखा वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदने पर किया गया व्यय, और दूसरा होता है एक लेखा वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक पर व्यय। तो ये सकल निवेश का फॉर्मूला है। अब मैं आगे आपको सकल निवेश का एक इजी फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन उसको बताने से पहले मुझे आपको सकल निवेश और शुद्ध निवेश में अंतर समझाना होगा। तो आगे हम सकल निवेश का एक और फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं शुद्ध निवेश किसे कहते हैं। शुद्ध निवेश यानी नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक लेखा वर्ष में सकल निवेश के भौतिक परिसंपत्ति मतलब होता है जो हम छू कर महसूस कर सकते हैं, है ना। भौतिक मतलब जो भूमि से जुड़ा हुआ हो, है ना। तो भौतिक संपत्तियों के टूट फूट पर किए गए खर्च को घटाकर हम शुद्ध निवेश प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था सकल निवेश, तो आपको पता है हम निवेश क्यों करते हैं। अब दो हमें इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमी में पढ़ा होगा आपने कि अगर हम अर्थव्यवस्था के पार्ट है तो हम या तो किसी भी चीज़ का उत्पादन करेंगे या उस उत्पादित वस्तु का हम लाभ उठाएंगे। तो जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करने के बारे में विचार करते हैं ना, तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, हमें अपनी पूंजी को बढ़ाना पड़ता है। तो पूंजी बढ़ाने के लिए हम निवेश करते हैं यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हमने पहले पढ़ा था सकल निवेश, जहाँ पर आप देख रहे थे कि हम अपने संपत्तियों को बढ़ा रहे थे। बढ़ाने का मतलब क्या था कि हम माल सूची स्टॉक में भी परिवर्तन कर रहे थे और स्थिर परिसंपत्तियों में भी परिवर्तन यानी उसको बढ़ा रहे थे। तो शुद्ध निवेश क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि जब हम सकल निवेश के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर हम उन चीज़ों पर भी निवेश करते थे जो हमारे पास पहले से हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पहले से एक मशीन है, मैं उस मशीन का पहले भी यूज कर रहा था और मैं अभी भी यूज उस मशीन का कर रहा हूँ।
तो क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को अत्यधिक यूज करते हैं ना, तो वो धीरे धीरे उसकी जो उत्पादन क्षमता होती है ना, वो कम होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए या उसमें जो टूट फूट आ गया ना, उसकी मरम्मत करवाने के लिए उस पर पैसे खर्च करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक निवेश हो गया, मतलब जो हमने उस पर पैसा खर्च किया वो भी एक निवेश हो गया, लेकिन वो शुद्ध निवेश नहीं है, क्योंकि वो वस्तु हमारे पास पहले से था और हमने पहले से जो हमारे पास वस्तु था उसके टूट फूट पे खर्च किया। तो इसको हम निवेश कहते हैं। अब शुद्ध निवेश क्या होता है कि हम ऐसे चीज़ों पर निवेश करें जो पहले से नहीं था, हमने उसको वर्तमान में यानी करंट में नया मंगवाया। नया मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले 2 मशीन था, अगर मैं उन 2 मशीनों के टूट फूट पे खर्च करता हूँ ना, तो वो मेरा निवेश होगा, है ना। लेकिन अगर मैं एक और मशीन मंगवा लूँ, यानी एक नया मशीन मंगवा लो, तो शुद्ध निवेश बस वो नया मशीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी के जो खर्च है ना, वो मैंने पुराने मशीनों पे किया है, जो कि मेरे निवेश को दर्शाता है, शुद्ध निवेश को नहीं दर्शाता। शुद्ध निवेश मतलब होता है अपनी परिसंपत्तियों को बढ़ाना, यानी आपके पास जो परिसंपत्तियां थी उसे बढ़ाना। अगर उसमें टूट फूट है और हम उसको ठीक कर रहे हैं, तो ये सकल निवेश हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उसमें टूट फूट है, हम उसको ठीक करें और संसाधन भी बढ़ा रहे हैं, तो ये सकल निवेश हो जाएगा। लेकिन बस हम संसाधन को बढ़ा रहे हैं, तो ये शुद्ध निवेश कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे शुद्ध निवेश किसे कहते हैं, यानी पुराने परिसंपत्तियों पर किए गए खर्च को हटाकर नए परिसंपत्तियों को खरीदना। तो इस तरह अगर हम शुद्ध निवेश का एक फॉर्मूला बनाने का प्रयास करें, तो शुद्ध निवेश बराबर होगा सकल निवेश माइनस में मूल्यह्रास। सकल निवेश मतलब हमारा पूरा जो हमने निवेश किया, जो हमने पूरी संपत्ति निवेश किया, उसमें से मूल्यह्रास माइनस कर दो। मूल्यह्रास मतलब जो हमने पुरानी वस्तुएं जो हमारे पास पहले से थी और हमने उसके टूट फूट पे जो हमने खर्च किया है, अगर उस मूल्यह्रास को हम अपने टोटल संपत्ति में से, टोटल पूंजी में से घटा दे, तो हमारे पास शुद्ध निवेश मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं सकल निवेश का एक और आपको फॉर्मूला बताऊंगा, तो ये आप देख सकते हो फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होगा कि आप पहले फॉर्मूले को उल्टा कर दे, तो आपको सकल निवेश का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हम देखते हैं मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो जब स्थिर परिसंपत्ति जैसे प्लांट मशीनरी का अत्यधिक इस्तेमाल होता है, तो उसके मूल्यों में गिरावट आ जाता है। जैसे आपके पास कोई फ़ोन हो, आपने वो फ़ोन मानो 10,000 में खरीदा हो, आपने उस फ़ोन का 2 साल यूज किया और 2 साल बाद अगर आप उसको मार्केट में सेल करने जाओ, उसको बेचने जाओ, तो क्या आपको 10,000 में जो आपने उसको खरीदा था, क्या आप उसको 10,000 में बेच भी सकते हो? नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि आपने उसका 2 साल यूज किया है, उसमें कुछ टूट फूट आई होगी, हो सकता है वो कहीं से ख़राब हो गया हो सकता है उसका सॉफ्टवेयर या वर्जन चेंज हो गया हो, तो यानी बहुत सारी कमियां आ सकती है ना। इसी प्रकार मशीन भी होता है कि किसी मशीन को हम जिस रेट में खरीदते हैं ना, अगर हम उसका अत्यधिक उपयोग करते हैं और लंबे समय तक उपयोग करते हैं, तो क्या होता है कि उस मशीन की कीमत धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी जो मशीन हमने उत्पादन करने के लिए 2 लाख का खरीदा था, अब वो मशीन 2 साल के बाद 1 लाख का रह गया। तो इस अवस्था को हम मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन कहते हैं। अब हम मूल्यह्रास का ये फॉर्मूला देख लेते हैं। मूल्यह्रास इक्वल टू सकल निवेश माइनस में शुद्ध निवेश। यानी अगर आप सकल निवेश में से शुद्ध निवेश, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप सकल निवेश में से मूल्यह्रास माइनस करोगे तो हमारे पास शुद्ध निवेश आएगा। उसी प्रकार अगर आप सकल निवेश में से शुद्ध निवेश माइनस करो तो हमारे पास मूल्यह्रास आ जाएगा। तो तीनों फॉर्मूले आपस में जुड़े हुए, इसे समझने का आप प्रयास करें। अब इस पॉइंट को बताने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि अभी तक हमने जो फर्स्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था, यही जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, तो जो भी पॉइंट अभी तक हमने पढ़ा है ना, उन पॉइंटों को याद नहीं करना, उनको समझना है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे, एग्ज़ाम दोगे, तो आप सबसे इनकी थ्योरी या इनका अर्थ नहीं पूछा जाएगा, बट हम इसके बेस पर इकोनॉमिक्स को इजीली समझ सकते हैं। तो इसका बस इतना ही रोल है कि इसको अगर आप समझ लोगे ना, तो आप इकोनॉमिक्स को इजीली समझ सकते हो। इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, अगर आप इनके जो बेसिक टर्म्स होते हैं ना, उसको दिमाग में बिठा लो। तो इसको आपको समझना है,
अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं दोबारा, अगर आप कमेंट करोगे मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, दोबारा वो पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा पॉइंट रह गया या समझ में नहीं आया आपको, क्योंकि मैं सभी पॉइंटों को कवरिंग करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं स्टॉक या प्रवाह यानी स्टॉक एंड फ्लो क्या है। अब देखो इकोनॉमिक्स जो है ना वो पूरा का पूरा इनकम से जुड़ा हुआ है, यानी पैसों से जुड़ा हुआ है ना। तो इकोनॉमिक्स में जो होता है ना, हम उत्पादन भी पैसों के लिए करते हैं, हम उपभोग भी पैसों के लिए ही करते हैं, तो सभी चीज़ों का संबंध कहीं ना कहीं पैसों से होता है। तो इकोनॉमिक्स का संबंध ही पैसों से, ठीक है ना। तो स्टॉक और जो स्टॉक तथा जो ये प्रवाह है ना, यानी स्टॉक एंड फ्लो जो है ना, इसमें भी हम पैसों का रोल देखेंगे। अब दो स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या आता है, स्टॉक सोचने पर आपके दिमाग में आता है कि जो हमारे पास फिक्स हो, है ना। और फ्लो, फ्लो मतलब क्या होता है, बहना, यानी जो बहना मतलब क्या होता है, जो हमेशा चेंज हो। जैसे हवा बहती है तो कभी हवा यहाँ पर रहती है, कभी हवा किसी और एरिया में, उसका किसी और एरिया में, यानी ये हवा जो है जो फ्लो होती है ना, फ्लो होने वाली चीज़ें क्या होती है कि हर सेकंड अपने आप को बदलती रहती है। और स्टॉक वाली चीज़ें क्या होती है कि जैसा हमने उसको रखा है वो वैसा ही रहेगा। तो स्टॉक तथा प्रवाह भी ऐसा ही है, ठीक है ना। स्टॉक मतलब क्या होता है कि ऐसी राशि जो फिक्स हो। जैसे आप बैंक में एक राशि जमा करवाते हो, मान लो मैंने बैंक में राशि जमा करवाया 10,000, है ना। अब ये जो 10,000 है ना, ये स्टॉक हो गया, क्योंकि अगर मैंने एक बार 10,000 रुपये जमा करवा दिया तो ये लंबे समय तक मेरा जो टोटल अमाउंट होगा ना वो 10,000 ही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 10,000 मैंने जमा करवाया है, ये 10,000 का 10,000 मेरा स्टॉक होगा, ठीक है ना। अब जिस पर ब्याज मिलेगा ना जो बैंक की तरफ से, अब ब्याज मतलब पर डे का मिलता है या पर वीक मिलता है या पर मंथ मिलता है, जिस हिसाब से भी मिले ना, ये जो ब्याज यानी इंटरेस्ट जो होता है ना, ये क्या हो जाएगा, फ्लो, क्योंकि हमेशा बदलेगा। अब तो अभी 10,000 पर मुझे जो ब्याज मिलेगा ना उसका रेशो अलग होगा। अब जब ये ब्याज मिल के 10,000 से 20,000 पर पहुंच जाएगा ना तो उसका रेशो फिर अलग हो जाएगा। तो ऐसा होता है ना कि जो ब्याज यानी इंटरेस्ट है ये फ्लो होता है, ये बार बार बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि आज मुझे 2 रुपये ब्याज मिला, कल भी मुझे 2 रुपये मिलेगा, या परसों भी मुझे 2 रुपये मिलेगा, हर वीक मुझे 2 रुपये, 4 रुपये या 6 रुपये जितना हो उतना मिलेगा, ठीक है ना। तो ये फ्लो होता है ना। यानी ऐसी राशि जो रोज बदले वो फ्लो होगा, और ऐसी राशि जो ना बदले यानी ऐसा अमाउंट जो ना बदले वो स्टॉक होगा, ठीक है ना। तो इस तरह देखा जाए तो बैंक में जमा राशि क्या होता है, स्टॉक, और उस जमा राशि पर मिलने वाला जो ब्याज यानी जो इंटरेस्ट होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो यानी प्रवाह। तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा मैं आपको स्टॉक का और चीज़ें बताता हूँ। जैसे आप घर का किराया देते हो या घर लेते हो, घर लिया आपने, एक बार में आपने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का घर लिया, वो आपका स्टॉक हो गया, ठीक है ना। लेकिन आप जो रूम रेंट देते हो ना वो क्या हो गया, फ्लो हो गया, क्योंकि हर पर ईयर कुछ % रूम रेंट बढ़ता है। अगर आप 10,000 अभी पे कर रहे हो तो अगले साल आप 11 पे करोगे, फिर अगले साल 12,000 पे करोगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है कि जो हम एक फिक्स अमाउंट अपने आप में सोच लेते या रख लेते वो हमारा स्टॉक होता है, और जो अमाउंट हमेशा बदलता रहता है ना वो फ्लो होता है, ठीक है ना। इसके अलावा हमें जो पिताजी हमारे जो हमें पॉकेट मनी देते हैं वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में भी हम इस चीज़ों का ऐसे यूज कर सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट देखा, आप इसको पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है ना। तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, वीडियो हमारा पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।